हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज की क्लास में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में जो हमारी एनसीईआरटी होती है, क्या होती है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एनसीईआरटी। जितने भी सारे पेपर आपका कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम सब एनसीईआरटी के बुक से ही बनते हैं। तो आज हम देखते हैं एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज को हम देखने वाले हैं। देखिए कैसी है एक्सरसाइज। देखिए, ये आपका अभ्यास है, एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। पहले मैं इसका महत्व बता देता हूँ आपको। एनसीईआरटी का जितने भी कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम देता है, आईएएस पीसीएस कुछ भी एग्ज़ाम दे, वो जिस सब्जेक्ट में दे रहा है उसकी एनसीईआरटी के पढ़े बिना एग्ज़ाम में नहीं जाता। तो एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपको इसको पढ़ना ही है। अगर कंपटीशन ब्रेक करना है तो ज़रूर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो इसमें हम आज पहला चैप्टर देखेंगे अपना, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें पहले चैप्टर में पहला क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। समीकरण ये लिखी हुई है, देखिए क्या लिखी है। 2PbO प्लस C क्या बना? 2Pb प्लस CO2। क्या बना? 2Pb प्लस CO2। इसमें बताना है क्या सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ऑक्सीकरण और अपचयन। देखिए, अगर Pb से PbO बना, क्या बना? PbO। तो ये कहेंगे आप क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण Pb का। अगर PbO से क्या बना है? Pb। क्या बना है? Pb। तो ये अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। तीसरे वाला देखिए, तीसरा पहले। तीसरे में कहा कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन का योग हुआ। जब ऑक्सीजन का योग हुआ तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण जो होगा उसको बोलते हैं उपचयित। उपचयित, ठीक है। ऑक्सीकरण बोल सकते हैं या उपचयन बोल सकते हैं आप। तो किस कार्बन का क्या हुआ है? उपचयन, ये ठीक है। उसने पूछा है असत्य है, ठीक है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखिए, लेड ऑक्साइड PbO से क्या बना? Pb। क्या बना? Pb। PbO से क्या बना है? Pb। PbO से क्या बना है? Pb। तो ये क्या हुआ है? अपचयन। तो क्या हो रहा है? अपचयित। तो ये दोनों ठीक है, C और D ठीक है। अब देखते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने पूछा है असत्य है। क्या पूछा है? असत्य है। पहला देखिए ए, सीसा अपचयित हो रहा है। देखिए PbO से कौन बना है? PbO से बना है Pb। क्या अपचयित हो रहा है? नहीं, ये हो रहा है उपचयित। क्या हो रहा है? उपचयित। क्या हो रहा है? उपचयित। Pb से क्या बना है? PbO। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए CO2, यानी कि C से क्या बना है? CO2। क्या ये उपचयित? नहीं, ये क्या हो रहा है? अपचयित। क्या हो रहा है? अपचयित। तो कौन कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें? ए और बी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? आपको बताना है ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, बताइए। देखिए, यहाँ पर Fe2O3 था, यहाँ पर Fe का स्थान किसने ले लिया? एल्यूमिनियम ने। किसने ले लिया? एल्यूमिनियम ने। तो ये क्या हुई? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी हुई? विस्थापन। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी? विस्थापन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? विस्थापन अभिक्रिया। कहाँ है? देखिए ये रहा, ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखिए, लोह चूर्ण लिया आपने। लोह चूर्ण का मतलब क्या है? Fe। क्या लिया है? Fe।
इसमें डाला है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि क्या डाला है, HCl। क्या डाला है, HCl। तो क्या बनेगा, FeCl2, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। इसको बैलेंस कर लेंगे 2HCl, और इधर आ जाएगा 2, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब देखिए क्या बना है, उस पहला हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बना है, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन गैस बनी है और क्या बना है, आयरन क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये आपका क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है ए से ए और बी मिले और क्या बना, सी और डी। क्या बना, सी और डी। अब आप यहाँ देखिए कि ए और बी जो दोनों मिले हैं, जिनसे मिलकर बना है सी और डी, वो कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और जो बने हैं वो कहलाएंगे उत्पाद। क्या कहलाएंगे, उत्पाद या प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट। अब समझिए यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जिसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या किसके बराबर हो, उत्पाद के परमाणु की संख्या के, उत्पाद के परमाणु की संख्या के क्या हो, बराबर। ऐसी अभिक्रिया आपकी कहलाती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों आवश्यक होता है, यहाँ लिखा है ना, करना क्यों आवश्यक है। तो आवश्यक क्यों है, इसमें आपको ये लिखना होगा कि जो द्रव्यमान है, कौन, द्रव्यमान, दूसरे पेन से लिख देता हूं, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का संरक्षण ये कहता है, द्रव्यमान के संरक्षण से क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो कुल मास है किसका, अभिकारक का, अभिकारक का कुल द्रव्यमान है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर आना चाहिए, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। तो अगर ऐसा नहीं होगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब दोनों साइड की अभिक्रिया बैलेंस हो। क्या हो, बैलेंस हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक साइड परमाणुओं का जो द्रव्यमान है कुछ और होगा। मान लीजिए एक साइड 50 ग्राम है, इनसे 60 ग्राम बन गया। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा। इधर 50 ग्राम था, इधर कितना रह गया, 40 ग्राम। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो क्यों आवश्यक होता है, क्यों, द्रव्यमान के संरक्षण से। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब आया क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। इन्हें क्या करना है, संतुलित करना है। नंबर 5, देखिए 5 में क्या है, समझिए। पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाए। पहला देखिए नाइट्रोजन, इसको बनाता हूँ। नाइट्रोजन किससे मिली, हाइड्रोजन से, और क्या बनाया, अमोनिया, NH3। क्या बनाया, NH3। तो क्या करेंगे, इसको क्या करना है हमें, इसको करना है संतुलित। क्या करना है, संतुलित। तो यहाँ पर लगा दीजिए 3S2, तो कितने हो गए इसके, 6। यहाँ पर 3 है तो 2 हो गए, और यहाँ पर N2 2। तो इसका आंसर होगा N2 + 3S2। क्या बना है, 2NH3। दूसरा ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का
वायु में दहन करने पर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखते हैं H2S प्लस ऑक्सीजन, दहन करने पर जल बना, क्या बना, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब आपको इसको बैलेंस करना है, यहाँ 2 कर दीजिए, इधर कितने हो गए 4H, इधर 2 हैं तो 2 हो गए, इधर 2 हैं 2 हैं, ठीक है। देखिए आप 2SO2 कर दीजिए और इधर 3O2 कर दीजिए, ये क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। यह अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। यह है आपका बी। उसके बाद सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, क्या होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, जब ये अभिक्रिया किया तो क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 प्लस क्या बना, बेरियम सल्फेट BaSO4। ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं जरूर, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इसमें से, हर एक्सरसाइज में से। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, अब आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। 3 लगा दीजिए, 3 बेरियम हो गया, उसके बाद Al2 और 3 बेरियम। तो इस तरह से देखेंगे आप, क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। बैलेंस कैसे करते हैं, इधर देखेंगे बेरियम के कितने हैं 3, इधर भी बेरियम के 3 होने चाहिए। इधर देखेंगे क्लोरीन के कितने हैं, Cl के 3 दूनी 6, इधर देखेंगे क्लोरीन के 2 तिया 6, ठीक है। इस तरह से आपको बैलेंस करना होता है। एक और रिएक्शन बचती है, पोटेशियम धातु यानी कि K, पोटेशियम क्या होता है K प्लस जल के साथ अभिक्रिया करके H2O, क्या बनाया, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH और हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस निकाली, हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करेंगे 2K और 2H2O, तो इधर देखिए K कितने हो गए 2, H भी कितने हो गए, पूरे हो गए, ठीक है। ये आपकी अभिक्रिया है, कौन से वाली, डी वाली। तो ये क्वेश्चन आपके 5 कंप्लीट होते हैं। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 6, फिर यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। आपको क्या करना है, संतुलित करना है इनको। देखिए कैसे करते हैं संतुलित। सबसे पहले H देखिए, इधर H कितने हैं 2, इधर H कितने हैं CaOH का ये होल ट्वाइस इधर है, ठीक है। इस तरह से है ये, देखिए आप इधर H देखिए कितने हैं 1 और 2 ये रहे 3, इधर H देखिए, एक मिनट, इधर देखिए H 1 और 2 ये हैं, कितने हो गए 3, कितने हो गए 3, इधर H देखिए 2। तो अभी H को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले H के लिए हम इधर लिखेंगे 2, क्या लिख दिया हमने 2, तो उधर भी क्या बन जाएगा 2H। अब देखना है H कितने हो गए, इधर कितने हैं 2 और 2 4, इधर देखिए 2 दूनी 4, तो H कितने हो गए यहाँ पर, H कितने हो गए 4, दोनों साइड 4 4। अब देखिए N कितने हैं 2 और इधर देखिए N कितने हैं 2, तो N कितने हो गए 2। इस तरह से आप और देखेंगे O कितने हैं 3 दूनी 6, 6 और 2 8, इधर देखिए 3 दूनी 6, 6 और 2 8, O कितने हैं 8। इस तरह से ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करना आपको आना चाहिए। दूसरी रिएक्शन देखिए 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O, तो इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए Na कितने हैं, इधर 2, इधर 1 है, तो सबसे पहले Na को करिए 2 Na और इधर भी 2 Na। अब O बिगड़ जाएगा 2O, यहाँ देखिए इसके कितने हो गए, O कितने हो गए 2 और इधर 4, 4 और 2 6, इधर कितने 4 और 1 5, तो इसमें 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 हो गया, क्या आ गया 2, तो पूरे हो गए अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, इसमें बैलेंस है ये। तीसरा फोर्थ BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 HCl, तो यहाँ देखिए H कितने हैं 2, इधर H 1 है तो 2 लगा दीजिए, Cl कितने हैं इधर 2 और इधर Cl कितने हैं 2, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको क्या करना है, बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इनके लिए आपको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। कैसे लिखनी है, देखिए पहला बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अगर आपको इनके रासायनिक सूत्र याद नहीं होंगे
तो आप नहीं कर सकते इनको, ठीक है, नहीं कर सकते आप। तो मैं इसको अलग लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। पहला पार्ट ए क्या है, इसमें कहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या हुआ, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब उसने कहा क्या मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस CO2, क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट और जल CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O। तो ये संतुलित है, इसमें कार्बन एक है, इधर भी एक है, CO3 C एक, तो ये संतुलित है। नंबर बी देखिए, बी में क्या बोला, जिंक, जिंक का क्या होता है Zn, क्या होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, क्या बना है, ये देखिए जिंक नाइट्रेट यानी कि Zn जिंक, Zn NO3 का होल ट्वाइस, ये किसका फॉर्मूला होता है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर प्लस Ag। अब इधर देखिए NO3 दो है, इधर NO3 दो, इधर NO3 एक, तो इधर आ जाएगा 2Ag, तो यहाँ पर भी 2Ag। अब ये आपकी बैलेंस हो गई। नंबर सी, सी में बोला एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस और क्या बनाया, कॉपर 3Cu, क्या बनाया 3Cu। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इधर देखिए क्लोराइड कितने हैं Cl 2, इधर Cl कितने हैं 3, कितने हैं 3, तो हमने क्या किया, इधर 2 की गुना हो जाएगी, इधर 3 की हो जाएगी। अब देखिए 3 कॉपर और इधर कितने हैं 1, तो 3 कॉपर। तो इस तरह से आप देखेंगे Al 2 है इधर, तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई, क्या हो गई, बैलेंस। लास्ट बचती है आपकी डी, लास्ट है डी, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को होता है BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्या बना है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस क्या बना है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है KCl। अब आप देखेंगे यहाँ पर Cl कितने हैं 2, इधर Cl देखिए 1, तो 2 की क्या हो जाएगी गुना, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाती है आपकी बैलेंस। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है, क्या हो जाता है पूरा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं 7 आपका पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का क्या बताना है, प्रकार बताना है, प्रकार भी बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बताना है, प्रकार। देखिए कैसे करेंगे, बताइए। पहला मैं आपको बोल देता हूँ, इसमें लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड, पहला पार्ट है कौन से का, 8 का ए, क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है KBr, और बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड होता है BaI, इससे क्या बना, इससे बना पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, और क्या बना बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। आपको बताना है किस टाइप की अभिक्रिया है और इसका क्या देना है, सॉल्यूशन भी देना है, ठीक है, इसको बैलेंस भी करना है। देखिए दोबारा लिख देता हूँ इसको, ए पार्ट क्या करेंगे आप, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, क्या बना है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इधर देखिए Br 2 है,
इधर Br 1 है तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, इधर K2 हो गए, इधर 1 है तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 KBr प्लस BaI2, बेरियम आयोडाइड होता है BaI2, क्या होता है BaI2 प्लस 2Ki प्लस BaBr2। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई बैलेंस। अब बतानिए किस टाइप की अभिक्रिया है। देखिए KBr की जगह आया Ki, यानी कि ब्रोमीन ने आयोडाइड को विस्थापित कर दिया, तो कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि I2 विस्थापित हो गया Br2 के द्वारा, तो ये कौन सी है द्विविस्थापन है। ये तो सर कौन सी है द्विविस्थापन। तो कौन सी अभिक्रिया है ये द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर बी देखेंगे, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। नंबर बी में जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3 से क्या बना जिंक ऑक्साइड ZnO। अगर आपको ये सिंबल ये इनके रासायनिक सूत्र याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जिंक ऑक्साइड और क्या बना है मैं बता देता हूँ, ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आपको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस है, देखिए Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, O 3 है, इधर 2 और 1 3 है, कार्बन 1 है, तो ये बैलेंस है। अब आपको इसका प्रकार बताना है, कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। जिंक टूटा है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। कैसी है वियोजन अभिक्रिया। अगर इसकी उल्टी होती तो ये योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया होती। अगर ऐसे लिखा होता ZnO प्लस CO2 क्या बना है ZnCO3, तो ये फिर अभिक्रिया आपकी कौन सी होती, ये अभिक्रिया होती है आपकी संयोजन या योगात्मक। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कौन सी होती है, या तो संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। नंबर सी देखते हैं, सी में क्या है। सी बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा 8, कौन सा है 8। ठीक है, 8 का सी देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन गैस, देखिए ये है हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 प्लस क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि क्या बनाया HCl। यहाँ पर देखेंगे H2 है, यहाँ 1 है तो 2 लिख दिया हमने। Cl कितने इधर 2, इधर भी कितने हैं 2। तो ये अभिक्रिया आपको बतानी है कौन सी है। तो ये अभिक्रिया हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़े हैं और जुड़कर एक यौगिक बनाया है, तो ये होगी आपकी योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, जो मैंने अभी ऊपर समझाया था। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। और लास्ट बचती है आपकी डी में देखेंगे कौन सी है। मैग्नीशियम, डी बोल रहा है मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या बना मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। कौन सी गैस निकली हाइड्रोजन। अब आपको इसको बैलेंस करना है, इधर देखिए H2 है, इधर H1 है तो 2 आ जाएगा, Cl2 इधर भी कितने आ गए 2। बताना है आपको कौन सी अभिक्रिया होगी, बताइए। Mg से MgCl2 बना और HCl से ये छोड़ दीजिए, Mg से क्या बना है MgCl2, क्या बना है MgCl2, तो बताना है आपको कौन सी है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है विस्थापन अभिक्रिया, क्या है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होता है कंप्लीट। अब चलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का बताना है आपको, क्या उदाहरण है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, तो ऊष्माक्षेपी, क्या ऊष्माक्षेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है उत्सर्जन होता है। ऊष्मा क्या होती है उत्सर्जित होती है या बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या निकलती है बाहर निकलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं
ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। और जब किसी यौगिक से ऊष्मा बाहर निकलेगी तो वो कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ठंडा। अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आपको बता देना है कि क्या एग्जाम्पल होता है, बताइए। तो यहाँ आपने देखा ऊष्मा बाहर निकल जाएगी और ठंडी हो जाएगी वो वस्तु, लेकिन बाहर क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण। ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल और बताने हैं दोनों के क्या क्या होंगे, बताइए दोनों के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल होगा क्या? सोडियम प्लस Cl2 क्या बनेगा? NaCl प्लस लगभग 400 प्लस एनर्जी निकलेगी Q, ठीक है, प्लस E लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, क्या निकलेगी? एनर्जी। और एक एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस का आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी कि दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप किसका? प्रकाश संश्लेषण का। 6CO2 प्लस 6H2O क्या बनेगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, ये ग्लूकोज बना। और कौन सी गैस बाहर निकल गई? ऑक्सीजन। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिए और एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हैं किसके उदाहरण, सबसे पहले लिख देते हैं उदाहरण किसके? ऊष्माक्षेपी के। किसके? ऊष्माक्षेपी के। और उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं? कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और लगभग 94 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या निकलती है? बाहर। क्या निकलती है? बाहर। तो इसमें ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है, मुक्त होती है। तो कैसी अभिक्रिया है ये? ऊष्माक्षेपी। और अगर आपको लिखना है ऊष्माशोषी का उदाहरण जिसमें ऊष्मा का क्या हो? शोषण हो, अवशोषण हो, जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना है? 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। और -45 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित होती है। अगर ये इधर लिखा जाता तो इधर आता +45 किलो कैलोरी। तो इस तरह से आप देखेंगे ऐसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? मुक्त होती है ऊष्मा, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी। अब आपको बताना है हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 भी है ये। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों? कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। ये बताना है क्यों श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, बताइए। सबसे पहले तो इसके लिए आपको श्वसन ही पता होना चाहिए। क्या है श्वसन? तो जितने भी जीवधारी होते हैं उनको सबको जीवन के लिए ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जो हमारे शरीर में ऊर्जा है कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाएंगे वहाँ से क्या मिलती है? ऊर्जा। अब क्या हुआ? पाचन के समय क्या होता है कि जो फूड हमने खाया है वो टूट जाता है। जो फूड हम खाते हैं जटिल, वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। पाचन क्या कर देता है? उसको सरल में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? सरल सब्सटेंस में तोड़ देगा, जैसे कि ग्लूकोज। क्या होते हैं? जैसे ग्लूकोज। जो ये ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 सबसे सिंपल फॉर्म होती है किसकी? तो क्या होता है? जो श्वसन होता है जटिल खाद्य पदार्थ को किस में तोड़ देता है? सरल में। कैसे? और सबसे सरलतम फॉर्म क्या होती है इसकी? सबसे सरलतम जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो होगी आपके पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। जब ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, यानी कि श्वसन होगा, और श्वसन भी कौन सा? ऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन? ऑक्सी। तो क्या हो जाता है? 6CO2 बनते हैं प्लस 6H2O। तो ये जो और कुछ ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है।
ऊर्जा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। इसी ऊर्जा से खाना खाने के तुरंत बाद हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है आपके पास, ऊष्माक्षेपी। यही आपको बताना है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या करना है, आपको लिखना था। तो इस तरह से आपको अभिक्रिया लिखनी है और इसके बारे में लिखना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी इस तरह से हो जाता है। ठीक है, 9 भी हो गया, 10 भी। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इनके लिए क्या लिखना है, समीकरण। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा संयोजन और वियोजन में क्या अंतर होता है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जैसे संयोजन अभिक्रिया कौन सी होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा तत्व मिलकर क्या किया, उन्होंने संयोग किया और नया क्या बनाया, नया यौगिक बनाया। जैसे C+O2 मिले और क्या बन गया, CO2। क्या बन गया, CO2। तो ये है संयोजन। जबकि अगर आप देखा जाए वियोजन, तो वियोजन इसकी उल्टी होती है CO2 टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन में। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में। तो आपको एक उदाहरण की मदद से ये दिखाना है कि संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल अपोजिट होती है किस अभिक्रिया के, वियोजन अभिक्रिया के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, देखिए, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश, ठीक है, ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो उसने पूछा है ऊष्मीय प्रकाश और विद्युत, ऊष्मा प्रकाश और विद्युत। ठीक है, तो हम तीनों लिखेंगे, ऊष्मा प्रकाश और विद्युत। एक एग्जाम्पल ऊष्मा का लिखेंगे, एक प्रकाश का और एक विद्युत का। किसका, विद्युत का। मतलब उस वियोजन अभिक्रिया को लिखना है जिसमें ऊष्मा देने पर वो दो या दो से ज़्यादा यौगिकों में या तत्वों में टूट जाएगा। ऐसी अभिक्रिया लिखनी है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाएगा। और इसमें किसकी उपस्थिति में टूटेगा, विद्युत की। किसकी में, विद्युत की में। तो ये आपको क्या देने हैं, उदाहरण देने हैं इसके। तो सबसे पहले हम देते हैं ऊष्मा का उदाहरण। जैसे आप ले 2FeSO4 आयरन सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, इसको गर्म करें, ऊष्मा दें, तो ये टूट जाता है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। किसमें टूट जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आप बात करें कि डीकम्पोजिशन यानी कि वियोजन बताना है प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl3। AgCl, सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, AgCl। लाइट की उपस्थिति में इसको तोड़ें, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की, तो ये टूटेगा सिल्वर में 2Ag प्लस क्लोरीन में। कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन। और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी में अपघटन कैसे होता है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ये तीनों एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल हैं, पहला है ऊष्मीय वियोजन का, दूसरा प्रकाश वियोजन का और तीसरा विद्युत वियोजन का। इसका मतलब है कि ये ऊष्मा पाकर वियोजित होगा, ये प्रकाश में वियोजित हो जाएगा और ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इनके समीकरण लिखिए। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन में क्या अंतर होता है ये बताना है। तो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन में, विस्थापन में एक तत्वीय यौगिक का क्या होगा, विस्थापन, और द्विविस्थापन में दोनों का हो जाएगा। दोनों में ये बेसिक अंतर होता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में ये। तो विस्थापन और द्विविस्थापन में अगर आप देखा जाए कि विस्थापन में, जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लूँ मैं, X
छोड़िए, एक्स छोड़िए, यहाँ ले लीजिए ए बी या ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, एक समझ लीजिए बस, ए एक्स प्लस बी से क्या हुआ, ए के साथ ये बी आ गया, प्लस एक्स। एक जगह पर लिखा हुआ था कि ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर हुआ ए के साथ ये वाई चला गया ए वाई, और बी के साथ क्या चला गया एक्स। तो इसमें देखेंगे दोनों का विस्थापन हो रहा है, इसमें सिंगल इसका विस्थापन हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका एकल विस्थापन और ये कहलाएगा द्विविस्थापन। क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन। आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे एकल विस्थापन का होता है एग्जाम्पल CuSO4, जिंक की अभिक्रिया कराई तो जिंक क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा कॉपर को, क्योंकि जिंक अब सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, तो जिंक सल्फेट बनेगा और क्या बाहर निकल जाएगा, कॉपर। क्या बाहर निकल जाएगा, कॉपर। और दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप ले Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया कराएं बेरियम क्लोराइड से। किससे? बेरियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा, बेरियम के साथ Cl2 ना लगकर Cl2 को विस्थापित कर देगा SO4, और यहाँ पर देखेंगे आप Na के साथ SO4 ना आकर क्या आ जाएगा, Cl। तो यहाँ पर दो का विस्थापन हुआ है, तो ये है द्विविस्थापन। क्या है? द्विविस्थापन। यहाँ पर सिंगल का हुआ है विस्थापन, तो ये है एकल या खाली विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। दोबारा समझ लीजिए क्या बोल रहा है, एक मिनट। सिल्वर के विस्थापन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, यानी कि AgNO3, किसके विलयन से? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। किसके द्वारा विस्थापन किया जाएगा? कॉपर के। तो हमने लिखा Cu। क्या प्राप्त करना है? सिल्वर। तो यहाँ आ जाएगा Ag, जो बचा वो लिख देंगे, Ag आ गया, CuNO3 बचेगा, तो CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या बनता है? कॉपर नाइट्रेट। क्या बनता है? कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। इस तरह से आपको अभिक्रिया लिखनी थी। दोबारा समझ लीजिए, उसने बोला है सिल्वर के शोधन में, यानी कि सिल्वर बनाना है, ये है सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, सिल्वर प्राप्त करने के लिए, सिल्वर प्राप्त करना है कॉपर धातु द्वारा, तो कौन सी धातु विस्थापित करेगी? कॉपर। और ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया बतानी है, क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय ठोस बचता है। क्या बचता है? अविलेय ठोस। इसको हम पीपीटी या अवक्षेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप या पीपीटी। ऐसी अभिक्रिया शेष रहता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आपकी क्या? ऐसी अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे आपने चाय बनाई, चाय छन्नी में चाय को छाना, तो देखेंगे आप कि जो चाय है या अदरक है, जो भी आपने चाय में मिलाया है, वो छन्नी के ऊपर रह जाएगा। वो ठोस है जो चाय में नहीं मिल सकता, अविलेय है, तो वो कहलाएगा आपका अवक्षेप। क्या कहलाएगा? अवक्षेप। क्या कहलाएगा? अवक्षेप। अगर इसका एग्जाम्पल देना है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या है कि जो अभी लिखा था Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। क्या? बेरियम क्लोराइड। क्या बना? बेरियम सल्फेट और NaCl। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट बना है ये पीपीटी है। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। क्या कहलाता है?
अपक्षेप की विधि से बना है, तो ये क्या है आपका अपक्षेप। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है उपचयन, या इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। क्या नाम है? ऑक्सीकरण। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, जो ये ऑक्सीकरण है इसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, योग। और अपचयन में ऑक्सीजन का क्या होगा, रिमूवल होगा, त्यागी जाएगी। ऑक्सीजन क्या होगी, त्यागी जाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी अपचयन। क्या कहलाएगी? अपचयन। जैसे अगर H2 से H2O बने तो ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ये ऑक्सीकरण। और H2O से H2 बने तो ये कहलाएगा आपका क्या, अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या है हमारे पास क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म किया। एक तत्व लिया उन्होंने X, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया। X को क्या किया, वायु की उपस्थिति में क्या किया, गर्म। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं काले रंग का नाम लिखिए। तो इसका नाम लिखना है और क्या बताना है आपको, पहले बाद में देखते हैं। X को क्या किया, गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक काला पदार्थ बना, उसका आपको नाम लिखना है। कौन सा क्वेश्चन है? 17। कौन सा है? 17। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसी अभिक्रिया X की जगह पर आएगा यहाँ पर कॉपर। अगर आप इसे कॉपर का ऑक्सीकरण या धातुओं का संचारण भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, जो कॉपर हुआ 2Cu, इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक। कलर में कैसा है ये? ब्लैक है। ठीक है, तो क्या है, X एवं उस काले रंग का, तो X का नाम क्या होगा यहाँ पर? कॉपर। और उस ब्लैक जो पदार्थ बना है उसका नाम होगा कॉपर ऑक्साइड। क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आएगा 18। क्या आएगा? 18। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की वस्तुओं को क्यों पेंट करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें किससे बचाने के लिए? किससे? रस्टिंग से बचाने के लिए। रस्टिंग का मतलब जंग लगने से बचाने के लिए। रस्टिंग या जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उनके ऊपर पेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि रस्टिंग कब होती है, जंग कब लगता है? जब कोई भी धातु मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आएगी। मॉइस्चर एयर का मतलब जिसमें नम वायु है, उसके कांटेक्ट में आएगी, तो क्या लग जाता है? उस पर जंग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। तेल, ये हो गया। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्यों उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, ये आपको बताना है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है। कैसी गैस होती है? अक्रिय गैस। और वो किसी पदार्थ से जल्दी से, आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। या आप कह सकते हैं, अगर आपने उसमें ऑक्सीजन भर दी तो ऑक्सीजन क्या होगी कि ऑक्सीकरण कर देगी, और उसके अंदर क्या हो जाएगी? स्मेल हो जाएगी, अनप्लीजेंट स्मेल हो जाएगी। तो जितने भी आपने देखा होगा फूड के पैक होते हैं, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, इन सब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन कैसी गैस होती है? एक अक्रिय गैस। ये अभिक्रिया नहीं करती, जिससे कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, कुछ भी चीज़, ये सेफ रहते हैं उसके अंदर, और उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। एक संचारण और एक विकृत गंधिता। देखिए दोनों पढ़ते हैं। ये 20 क्वेश्चन है, इसमें लास्ट क्वेश्चन था ये इसका। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर नंबर, पहले एनसीईआरटी का कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? चैप्टर नंबर 2। तो संचारण क्या होता है? संचारण धातुओं का क्या होता है कि जब कोई भी धातु किसी नम वायु के संपर्क में आएगी तो उसका क्या होने लगता है? क्षरण स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं, क्या होने लगता है? क्षरण या जंग लगना।
इसको बोलते हैं हम क्या, धातुओं का संक्षारण। क्या बोलते हैं, धातुओं का संक्षारण। इसके कारण जो धातु है वो क्या होने लगती है, खराब। इसी की वजह से देखा होगा देश के अंदर इतनी सारी बिल्डिंग, इतने सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो खराब होने लगते हैं। तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि उन पर पेंट कर दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है, ये आपने पढ़ा है। तो जैसे मैं अगर कहूँ लोहे का जंग लगना का एग्जाम्पल दीजिए, लोहे का जंग लगना कैसे लगता है, तो क्या होगा, 4Fe आयरन किसके कांटेक्ट में आए, ऑक्सीजन के, और कौन सी ऑक्सीजन, नमी युक्त ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन, जिसमें नमी मिली हो, तो क्या बन जाता है Fe2O3 इंटू XH2O। यही है आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसी के कारण क्या लगता है, जंग लगता है। क्या लगता है, जंग। दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता। आपने देखा होगा जो चिप्स या कुरकुरे के पैकेट या जिसमें फैट या ऑयल मिला होता है, उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज, जैसे रेंसिडिटी बोलते हैं। दोबारा समझिए, अगर चिप्स या कुरकुरे के पैकेट हैं तो उसका एक निश्चित टाइम होता है, मान लीजिए 2 महीने 3 महीने की एक्सपायरी है, 3 महीने की क्या है, एक्सपायरी। तो आपने देखा होगा 3 महीने बाद इसके अंदर एक अनप्लीजेंट स्मेल हो जाती है, एक बदबू सी आने लगती है, अलग सा स्वाद हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या होने लगता है इसमें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण होने लगता है। क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण। इसलिए कुछ समय बाद जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या होने लगते हैं, पैक फूड जो होता है खराब होने लगता है। तो उससे बचाने के लिए उसे क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, इसको बंद कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे उनको, और इसको क्या कर देंगे, बंद, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर ना जाए, क्योंकि सबका कारण होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही गैस होती है जो क्या करती है कि इन चीज़ों को खराब करती है। दूसरा, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे या फ्रिज में रख देंगे। किस में रख देंगे, फ्रिज में, ठीक है। या इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, उसके भी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। धन्यवाद।